ओके, लेक्चर 3. अच्छा, लेक्चर 3. Before I start lecture, today's lecture, I need to say something about the second lecture. In the second lecture, around 2.55 minutes, I made a wrong statement actually. Okay, this is a disclaimer. So what I said is that in a 3-coin toss, the probability of getting at least one tail is 1/7. No, it's wrong. What I wanted to say is that in a 3-coin toss, the probability of getting all tail, given the information that there is at least one tail, is 1/7. Okay. अगर हम लोगों को एक इंफॉर्मेशन ये दिया है कि 3-coin टॉस में एटलीस्ट वन टेल है, उसके बाद पूछा जाए कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल टेल, देन इट इज़ 1/7. ओके, तो ये मैंने थोड़ा सा मेंशन कर दिया. ओके, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो कैसे काउंटिंग, मेथड ऑफ काउंटिंग. हम लोग शुरू करेंगे मेथड ऑफ काउंटिंग. अच्छा, क्योंकि हम लोग के पास अभी टाइम बहुत कम हो गया, तो हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे. कुछ मैं आई विल नॉट प्रूफ, बट मैं जस्ट मेंशन करके निकल जाऊंगा. ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी फिनिश करना पड़ेगा सिलेबस. अच्छा, मेथड ऑफ काउंटिंग कैसे करेंगे. मान लो हम लोगों को 2 नंबर दिया गया, फॉर एग्जांपल 5 और 7 मान लो. ओके, और हम लोगों को बोला गया कि सपोज हम लोगों को बोला गया कि यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ 2 डिजिट नंबर. ओके, अच्छे से सुनना. यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ 2 डिजिट नंबर जिसका 10th डिजिट होगा 5 और 7. 10th डिजिट. और जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या क्या हो सकता है, 3, 4, 6. ठीक है, तो ऐसे हमें कितना हम लोग 2 डिजिट नंबर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ठीक है, 6 एग्जैक्टली. तो कैसे हुआ 6? 2 digit at the place of 10. तो हम लोग at the place of तो हाउ मेनी वेज. तो मान लो कि जैसे कि मैं 5, 3 लिख सकता हूँ, 5, 4 लिख सकता हूँ, 5, 6, 7, 3, 7, 4, 7, 6. तो बेसिकली 6 हो. तो ये ऐसे मान लो कि हाउ मेनी वेज, अगर मैंने 10th डिजिट को रो मान लिया और यूनिट डिजिट को मैंने ऐसे कॉलम ले लिया, तो हाउ मेनी वेज वी कैन फिल द रो कितना वेज में कर सकता हूँ? 2, बिकॉज 5 और 7 है. तो मान लो 5, 5, 7. तो रो मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ, और मैं कॉलम जो है वो कितना तरीके से कर सकता हूँ? 3 तरीके से ना. तो टोटल कितना हुआ? 3 × 2 6. तो ऐसे ही अगर मैं कोई काम, तो देखो ये दोनों डिफरेंट काम है ना. एक रो को फिल करना और एक कॉलम को फिल करना. तो रो को मैं 2 तरीके से फिल कर सकता हूँ, कॉलम को मैं 3 तरीके से फिल कर सकता हूँ. ऐसे ही अगर मैं एक काम N1 तरीके से कर सकता हूँ और कोई दूसरा काम मैं N2 तरीके से कर सकता हूँ, तो दोनों काम मैं इन सक्सेशन दोनों काम मैं N1 × N2 तरीके से कर सकता हूँ. क्योंकि सब मिल गए सक्सेशन. पहले एक काम करूंगा फिर दूसरा काम करूंगा, बट दोनों एक साथ मैं कितना तरीके से कर सकता हूँ? N1 × N2. इसका मतलब ये हुआ कि N1 का हर एक नंबर के लिए मैं N2 कर सकता हूँ, है ना. जैसे कि एक 5 के लिए मैं 3 भी ले सकता हूँ, 4 भी ले सकता हूँ, 6 भी ले सकता हूँ, और एक 7 के लिए भी 3 कर सकता हूँ. तो ऐसे, तो इसको मैं अगर जनरलाइज करूँ
अगर मेरे पास एक काम करने का N1 है, दूसरा काम करने का N2 है, तीसरा काम करने का N3 डिफरेंट वेज है, तो सब काम करने का अगर एंड सो ऑन, ओके। तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो क्या बोलता है, if there are n1 ways to do one thing, n2 ways to do, okay, second thing, so there are n1 ways to do first thing, second thing हम लोग n2 ways में कर सकते हैं। ऐसे करके जो nth थिंग है वो हम n ways में कर सकते हैं। तो देन टोटल नंबर ऑफ वेज टू परफॉर्म द सक्सेशन है, टोटल नंबर ऑफ वेज टू परफॉर्म द succession of acts is the product n1 times n2 times n3 dot 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 n ठीक है। ओके, नेक्स्ट परमुटेशन। How many ways we can arrange something? So how many ways we can arrange n things, ठीक है, by taking n at a time। मतलब एट ए टाइम अरेंज कर रहा हूं मैं n थिंग्स सबको लेके, n थिंग्स को एट ए टाइम ले रहा हूं लेके उसको। तो इसमें दो पार्ट है, एक मैं ले रहा हूं और फिर उसको, हाँ मेरे पास मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स है, तो n ऑब्जेक्ट्स को मैंने सबको ले रहा हूं। तो इसमें पहला जो स्टेप है कि कितना मैं वहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये ट्रिवियल हो गया क्योंकि मैं सबको ही ले रहा हूँ, है ना। अगर n से कम चीज़ को मैंने सिलेक्ट करता तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन होता। फॉर एग्जांपल सोचो कि मेरे पास 10 चीज़ें हैं और 10 में से मैं अगर 2 चीज़ों को एट ए टाइम पिक कर रहा हूँ, तो वो पिक करने में भी बहुत सारा मेरे पास ऑप्शन होता कि मैं पहला 2 को लूँ कि लास्ट 2 को लूँ कि पहला और लास्ट को लूँ, ऐसा। लेकिन यहाँ पे मैंने 10 चीज़ें तो मैं 10 को ही ले रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे पास एक ही ऑप्शन है ना। तो जो सिलेक्ट करने का प्रोसेस है वो ट्रिवियल है। हाँ, अरेंज करने का प्रोसेस, तो इसमें एक्चुअली 2 स्टेप है। एक तो मुझे सिलेक्ट करना है 10 चीज़ों में से कितना, और फिर उन सिलेक्ट किया हुआ जो चीज़ें है उसको एक अरेंज करना उसको, ठीक है। तो मैं कितना तरीके से कर सकता हूँ, ये बहुत नहीं स्लोली चलते हैं ना। पहले मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं n थिंग्स एट ए टाइम लेके मुझे n थिंग्स को अरेंज करना है। तो इसको कैसे, तो इसको ऐसे सोच सकते हो कि मेरे पास चेयर है, n चेयर है, और उस n चेयर में मैं n लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि n लोगों को वहाँ पे बैठाना है चेयर में। कितना चेयर है मेरे पास, n चेयर है, और लोग भी कितना है, n है। तो पहला चेयर को कितना तरीके से मैं फिल कर सकता हूँ, n तरीके से। फिर दूसरा चेयर को मैं कितना तरीके से, नहीं n-1, क्योंकि एक ने वहाँ पे बैठ गया ना। तो अगर मेरे पास ऐसा चेयर है, हाँ,
तो मेरे पास अगर n चेयर है यहाँ पे, तो पहला चेयर को आई कैन फिल n ways, राइट, n नंबर ऑफ वेज, बट देन एक तो मेरे पास नहीं है, तो दूसरा को मैं एंड देन n माइनस 2, है ना, एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो मैं एक चीज एक तरीके से n तरीके से कर सकता हूँ। दूसरा चीज, अगर मैं पहला चेयर पे बैठाना को वन थिंग मान लूँ, एक काम, दूसरा चेयर को बैठाना को मैं दूसरा काम मान लूँ, तो पहला काम मैं कितना तरीके से कर सकता हूँ, n वेज, दूसरा काम मैं कितना कर तरीके से, ऐसे करके अगर मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल को यूज करूंगा तो पूरा काम मैं कितने तरीके से कर सकता हूँ, मल्टीपल, तो पूरा काम, सो टोटल वेज इन सक्सेशन, सक्सेशन है ना, सक्सेशन मतलब मुझे पहला काम पहले करना है, ऐसे नहीं कि मैं दूसरा, वन बाई वन, सो टोटल वेज इन सक्सेशन। हम लोग कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो उसके हिसाब से क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन, ये क्या होगा अप टू 1, सो दिस इज n फैक्टोरियल। इसको कैसे हम लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, p, बहुत सारा तरीका है, ऐसे भी लिख सकता हूँ p n n, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं p n, n, ओके, तो p n, n हो गया मेरा। इतना क्लियर है? अच्छा, अब मान लो मेरे पास अगर n चेयर है, लेकिन लोग जो है ना वो r है, जो which is less than n. So now suppose I have n chair, ठीक है, n chairs है जो फाइन है, बट r people, r number of people, person, r number of persons, जहाँ पे where r is less than n, ठीक है, अगर ऐसा हुआ NPR एग्जैक्टली और PNR, तो इसका मतलब क्या है, तो R लोग है, तो पहला चेयर मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ, ठीक से बोलो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परमुटेशन ऑफ n थिंग्स आर एट ए टाइम, मैंने थोड़ा गलत बोला, यहाँ पे होगा r चेयर, सॉरी, यहाँ पे होगा r चेयर और n पर्सन, ओके, तो नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा है, चेयर कम है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे होगा इस, हाँ, इसका बोलेंगे परमुटेशन ऑफ n थिंग्स, है ना, बट r एट ए टाइम, ठीक है, आर एट ए टाइम, क्योंकि मेरे पास चेयर कम है, तो मैं पूरा लोगों को बैठा नहीं सकता, तो मैं कितना लोगों को बैठा सकता हूँ, ओनली आर को बैठा सकता हूँ ना, तो मुझे आर को, देखो यहाँ पे दो स्टेप है, पहले तो मुझे आर लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे एक चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट वेज है ना आर को, क्योंकि आर लेस देन n है, और फिर उनको वहाँ पे अलग अलग तरीके से मैं बैठा सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ है, लेकिन इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, पहला चेयर को हम लोग n तरीके से फिल कर सकते हैं, दूसरी चेयर को n-1, तीसरी चेयर को n-2, then up to n-r,
ओके, बट देखो जो सेकेंड चेयर है उसको n-1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n-2 प्लस 1। मैं 2 क्यों लिखा? ताकि सेकेंड के साथ मेरा एक मैचिंग रहे। सेकेंड चेयर है तो मेरे पास भी एक 2 नंबर यहाँ पे। थर्ड को मैं कैसे लिख सकता हूँ? n-3 प्लस 1, ताकि थर्ड चेयर को इतना हुए ऐसे करके जब r प्लस RH चेयर जब होगा, RH चेयर को कैसे करते हैं? n-r प्लस 1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज फिर यहाँ पे क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ वेज अगेन हम लोग कौन सा यूज करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो क्या होगा? n इंटू n-2 प्लस 1। अब यार n-1 भी लिख सकते हैं एक्चुअली इसको, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लास्ट टर्म इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग n-1 ही लिखेंगे, n-1 n-2 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या होगा? n-r प्लस। ठीक है, तो इसको अगर मैंने n-r से r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया तो ओके, सो दिस इज कॉल्ड P-n-r। ओके, ये जो है ना, पहला n आएगा फिर r आएगा। पहला n मतलब तुम्हारे पास हाउ मेनी थिंग्स आर देयर, और कितना पोजीशन में तुम उसको कर रहे हो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं P-n-r। ठीक है, आप क्या करना है? ऊपर भी n-r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना, नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे n-r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा? n-r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग के पास आ गया, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, अब क्विकली अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, और जो सिलेक्शन है, 8 लोगों का जो सिलेक्शन है उसको मैं कॉम्बिनेशन नाम दूं, कितना सिलेक्ट कर सकता हूँ उसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ? कॉम्बिनेशंस। हाँ, और सिलेक्शंस कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं नया चीज़ डिफाइन कर रहा हूँ, वो है कॉम्बिनेशंस। हाँ, कॉम्बिनेशंस और सिलेक्शन कुछ भी बोल सकता हूँ, कॉम्बिनेशंस और सिलेक्शंस। इसका क्या है कि हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट आर थिंग्स फ्रॉम n थिंग्स, टोटल नंबर ऑफ n थिंग्स, है ना। तो उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ Cn, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कि कितना वो तरीका है कि मैं n थिंग्स में से r थिंग्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ, और फिर कितना सिलेक्ट किया? r को सिलेक्ट किया, फिर उनमें कॉम्बिनेशन करूंगा। तो P-n-r एक्चुअली है क्या? P-n-r इज बेसिकली C-n-r, उस पहला स्टेप्स इनटू अरेंजमेंट ऑफ हाउ मेनी थिंग्स? r थिंग अमंग इटसेल्फ, है ना। तो P-n-r इज एक्चुअली 2 थिंग, एक तो सिलेक्शन जिसमें C-n, r आएगा, और मल्टीप्लाई बाई P क्या आएगा? r क्यों आया? क्योंकि मैंने कितना सिलेक्ट किया? r को सिलेक्ट किया। अरेंजमेंट में किसके बीच में करूंगा? r के बीच में करूंगा। तो ये पे मल्टीप्लाई क्यों हुआ? क्योंकि वही सेम प्रिंसिपल, सक्सेशन, पहले सिलेक्ट कर रहा हूं फिर अरेंज कर रहा हूं, तो इसलिए दोनों का क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो C-n-r क्या होगा? C-n, r क्या होगा? P-n-r बाई P-r, r। P-n-r क्या आया था हम लोगों का? n फैक्टोरियल बाई n-r इंटू 1 बाई r फैक्टोरियल।
तो ये आ गया मेरा CNR which is n factorial by r factorial into n minus r factorial। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं n, ये भी एक नोटेशन है CNR का। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल जो एक्सपेंशन है उसमें ऐसा होता है, ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। एक क्लब में है जिसमें 50 मेंबर है, 50 मेंबर्स है, ठीक है। एक क्लब कंसिस्ट ऑफ 50 मेंबर्स। हाउ मेनी वेज कैन अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर बी चूजन? वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर बी चूजन। मतलब मुझे 4 लोगों को सिलेक्ट करना है 50 में से, ठीक है ना। 4 लोगों का मुझे 46 फैक्टोरियल into 1/4 फैक्टोरियल। इनटू क्यों? इनटू ये क्यों कर रहे हो? हमारे किंतु हम लोगों को दोनों करना पड़ेगा यहाँ पे। पहले तो 4 लोगों को सिलेक्ट करना है, उसके बाद डिसाइड भी करना है कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, मतलब किसको कौन से चेयर में बैठाना है, ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा। ये भी तो डिफरेंट वे में हो सकता है। मान लो कि जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जो सेक्रेटरी ट्रेजरर है, ये एक चेयर है। मान लो प्रेसिडेंट का चेयर, वाइस प्रेसिडेंट का चेयर और सेक्रेटरी ट्रेजरर का चेयर, 4 चेयर हो गए। अब तुमने 4 लोगों को सिलेक्ट किया और फिर 4 को बैठाना भी तो है, और ये तो मैं डिफरेंट तरीके से कर सकता हूँ कि पहला बंदा को मैं प्रेसिडेंट बनाया, दूसरा को वाइस, फिर मैं दूसरा को प्रेसिडेंट भी कर सकता हूँ। सो दिस इज बेसिकली परम्यूटेशन ऑफ 50,4 बस, ठीक है। अब दूसरा पार्ट ये कि हाउ मेनी वेज कैन अ कमिटी ऑफ 4 मेंबर्स बी चूजन? हाँ, আমাদের একটা কমিটি, হ্যাঁ এবার একটা কমিটি বানাতে হবে, যে কমিটিতে শুধুমাত্র কজন থাকবে? 4 জন। এই কমিটিটা কত রকম ভাবে আমরা চুজ করতে পারবো? তার মানে আমাকে কি করতে হবে? 50 জনের মধ্যে থেকে 4 জনকে সিলেক্ট করতে হবে। সেটা কত রকম ভাবে করা যায়? तो वो क्या होगा? कॉम्बिनेशन C 50,4। सो पहला पार्ट का आंसर होगा P 50,4 और दूसरा पार्ट का आंसर होगा C 50,4। ठीक है, समझ आया? ओके, दूसरा प्रॉब्लम, व्हाट इज फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8। ये मैं लिख लेता हूँ, ये बोअस में है सब कुछ। एग्जाम्पल 2। Okay, find the coefficient of x to the power 8 in the binomial expansion of 1 plus x to the power 15।1 प्लस एक्स टू द पावर 15 का जो एक्सपेंशन है उसमें x टू द पावर 8 का कोएफिशिएंट क्या है? ठीक है, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 15, 1 प्लस एक्स टू द पावर 15, इसका मतलब क्या है? 1 प्लस एक्स टाइम्स 1 प्लस एक्स टाइम्स, और फिर कितना होगा? 15 टाइम्स, है ना। तो यहाँ पे 15 फैक्टर है, 15 फैक्टर्स। अब x टू द पावर 8 कब आएगा? x टू द पावर 8 कब आएगा? देखो तुम किसके साथ किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? यहाँ पे x के साथ अगर 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास x आएगा, फिर x के साथ फिर तो कितना x के साथ कितना 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कितना x को मुझे चूज करना पड़ेगा?
8 আমাদের 15 মধ্যে আমি 8টা যদি সিলেক্ট করি, 8টা ফ্যাক্টরকে 15টা ফ্যাক্টরের মধ্যে যদি, মানে 15টা पैरेंथेसिस আছে, 15टा पैरेंथेसिस मध्य यदि अगर मैं 8 पैरेंथेसिस सिलेक्ट करूं, है ना, वो 8 पैरेंथेसिस के क्या आएगा, उसमें से x है हर पैरेंथेसिस में, उसके साथ 7 पैरेंथेसिस में जो 1 है उसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, x⁸ एक फैक्टर आएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि कितना वे में मैं 8 पैरेंथेसिस को चूज कर सकता हूं फ्रॉम 15 पैरेंथेसिस, है ना। तो 15 एलिमेंट में से 8 को कितना तरीके से तुम चूज कर सकते हो। तो ये होगा C15 कम ये आया कि नहीं समझ में, बोलो। क्योंकि मान लो कि मैंने रैंडमली, मैंने फॉर एग्जांपल मान लो मैं पहला 8 पैरेंथेसिस को चुना, पहला 8 पैरेंथेसिस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म तो x⁸ आएगा कि नहीं, तो उसके साथ बाकी जो 7 है उनका मल्टीप्लिकेशन में एक 1 होगा, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x⁸ आएगा। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। फिर दूसरा और वे है, मैंने पहला 8 लिया था, अब एक छोड़ के लूंगा, उसको मल्टीप्लाई करने से जो x⁸ आया, बाकी का मल्टीप्लिकेशन में एक 1 आएगा, उसके साथ एक और आएगा। जितना x⁸ आएगा सबको ऐड करने से ही उसका कोएफिशिएंट आ जाएगा। तो कितना नंबर ऑफ वेज ये तुम कर सकते हो, वही होगा आंसर। ठीक है, ओके। ओके, एक और एग्जांपल करेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे। सपोज हम लोग के पास 15 बॉल्स है, 15 बॉल्स एंड 6 बॉक्सेस। ठीक है, 15 बॉल्स एंड 6 बॉक्सेस है। अब मैं ये जो 15 बॉल है इसको डिफरेंट बॉक्सेस में डिफरेंट नंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि अगर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग, सो नंबर ऑफ बॉल्स और इन बॉक्स नंबर, तो मान लो बॉक्स नंबर 1 2 3 4 5 6, पहला बॉक्स में 3 बॉल है, दूसरे में 1 बॉल है, इसमें है 4, इसमें है 2, इसमें है 3 और इसमें है 2, है ना। ये एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। अच्छे से समझे इसको। मैंने बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे पॉसिबल है ना, बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन इसमें पॉसिबल है। कितना डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है? P15,6 नहीं होगा, वहां पर एक बॉक्स में एक ही डाल सकते हैं तब होगा। यहाँ पे मैं एक बॉक्स में, है ना, तो हमें ढूंढना पड़ेगा बेसिकली हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज वी कैन डिस्ट्रीब्यूट 15 बॉल्स इन 6 बॉक्सेस। तो क्या होगा, कोई भी एक बॉक्स में होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये सब इक्वली प्रोबेबल होगा,
है ना, जितना भी टोटल नंबर ऑफ वेज होगा वो इक्वली प्रोबेबल होगा, ठीक है। पहला बॉल को हम लोग कहाँ पुट कर सकते हैं, सोचो, एक एक बॉल करके सोचो। पहला बॉल को हम लोग 6 में से कोई भी एक में पुट कर सकते हैं, तो कितना वेज है, कितना वेज में एक बॉल को, पहला बॉल जो है 6, दूसरा बॉल को कितना वेज में पुट कर सकते हैं? 5 नहीं, 6 6 6 up to 15 times. एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे वो रेस्ट्रिक्शन है नहीं कि एक बॉक्स में एक ही देना है। 6 raised to the power 15. तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज होगा 6 टू द पावर, और ये जो 6 टू द पावर 15 वेज है ये सब इक्वली लाइकली है, इक्वली लाइकली इवेंट है, ठीक है। अब देखते हैं ये जो पर्टिकुलर हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन दिया है ये कितना वेज में हम लोग कर सकते हैं। अब बताओ, ये तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया, तो हम लोग का जो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन था हम लोग वो यूज़ करेंगे जो हम लोग इक्वली लाइकली सैंपल स्पेस के लिए किया था, कि टोटल नंबर ऑफ वेज फेवरेबल टू द इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज, है ना। एक न्यूमरेटर में क्या होता है कि नंबर ऑफ इवेंट्स विच इज़ फेवरेबल, नंबर ऑफ वेज फेवरेबल टू द इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज, करेक्ट। अब बताओ ये पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन का कितना तरीके से हम लोग कर सकते हैं। 15 बॉल में से जो 3 बॉल है उसको कहाँ देना है, बॉक्स नंबर 1। तो मुझे 15 में से कितना सिलेक्ट करना है, 3 C15 3। अब देखो तीनों को मैंने कहाँ पे पुट करना है, बॉक्स नंबर 1 पे, तो उसके बाद कुछ नहीं है, मुझे बस सिलेक्ट ही करना है। तो बॉक्स नंबर 1 के लिए मैं कितना सिलेक्ट करना है, 3 आउट ऑफ 15, तो कितना होगा 15। सेकेंड बॉक्स के लिए कितना, 15 नहीं, अब तीनों तुमने ले लिया, आउट ऑफ 12 तुम्हें कितना लेना है, 1। मल्टीप्लाई क्यों किया, अगेन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मैं इन सक्सेशन कर रहा हूं। उसके बाद 11 4 7 2 4 4 3 5 3, 5 3 sorry, ठीक है। तो ये हो गया मेरा नंबर ऑफ ओएस फेवरेबल टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, divided by 6 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 15। तो ये क्या आया मेरे पास, ये है नंबर ऑफ ओएस which are favorable to the given distribution, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉल्स बेसिकली। तो ये नंबर ऑफ इवेंट्स फेवरेबल और ये टोटल नंबर ऑफ वेज, तो इससे अगर मैं ये दिस डिवाइडेड बाय दिस हो गया मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी। समझ आया? आया कि नहीं समझ में? अच्छा, एक और क्वेश्चन जो लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, डाइस, वो करेंगे। उसके बाद हम लोग रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लास्ट एग्जाम्पल जो हम लोगों का लास्ट ईयर सीयू के एग्जाम में आया था, क्या था क्वेश्चन बोलो, कि मेरे पास एक डाई है जिसको मैं कितना बार थ्रो कर रहा हूँ, 8 बार, ठीक है। A die is thrown 8 times
আমি লিখে দিই, a die is thrown 8 times. Find the probability that exactly 6 times we get 4. তাহলে 8 বার যে থ্রো করেছি তার মধ্যে 6 বার কি আসবে, 4 আসবে। এটার প্রবাবিলিটি কত? अच्छा, इसको कैसे करेंगे? Total number of wells is 6 raised to the power 8. 6 raised to the power 8. ठीक। क्यों 6 to the power 8? There is no. इसको हम लोग जो लास्ट हम लोग प्रॉब्लम किया था ना बॉक्स वाला, उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ बॉक्स था ना 1 2 through 6, उसको हम लोग 1 2 3 4 5 6 जो डाई का जो टोटल वो है, सो फेस है 2 3 4 5, ठीक है ना। अब इसमें से हम लोगों का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग इंटरेस्टेड है? हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन ये, तो ये बेसिकली नंबर ऑन द डाई है, नंबर ऑन डाई। ये डाई के ऊपर नंबर को मैंने ऐसे लिख दिया। इसमें से जो 1 2 3 4 5 6 4 है, उसमें क्या आएगा 6, क्योंकि हमें बोला गया कि 4 कितने बार आएगा 6 times we get 4. तो इसलिए मैंने हम लोग एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा मतलब 6 টাইম ইয়ে হচ্ছে আসতে হবে। হ্যাঁ, তো 6 বার পাচ্ছি আমি, ওই জন্য 6টাকে আমি 6 को मैंने इसके ऊपर लिखा, ठीक है। और बाकी जो 2 है उनमें से क्या हो सकता है, 4 नहीं होगा लेकिन बाकी कुछ भी हो सकता है ना। तो जो बाकी 2 है वो क्या हो सकता है, बाकी 2 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अच्छा, एक बार 2 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 2 5 हो सकता है ना। 10 है टोटल। तो मैंने अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लिखना चालू करूंगा तो कुछ कुछ ऐसा दिखेगा कि पहला 6 और 5 मान लो 2, ये एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, बाकी सब 0। ये एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 है, ये 2 हो सकता है। और 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे एक हो सकता है। ठीक है, तो कितना सारा और होगा, देखो मुझे सबको इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि सब में एटलीस्ट क्या है 6 है, तो मुझे सबको इंक्लूड करना पड़ेगा। जो पहला प्रॉब्लम, इससे पहले जो एग्जाम्पल किया था उसमें एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन था, हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना होगा बोलो। अच्छा ये बोलो कि 2 वाला कितना होगा, 6 5 में 2, 6 में 2, 1 में 2, 2 में 2, 3 में 2, तो कितना हुआ टोटल 5। और एक वाला कितना होगा 1 2, और फिर 2 1 भी तो होगा क्योंकि तुमने 8 टाइम कर रहे हो 7 8, तो मान लो 7 टाइम पे 1 आया, 8 में ये आया, अब उल्टा हुआ 8 में 1 आया,
7 में इसमें आया 2 आया। तो 1 2 एक एक पेयर के लिए 2, तो 2 4 और ये हो गया तुम्हारा 8 और ये हो गया तुम्हारा 10 और फिर 12 12 14 16 और फिर हो गया 18 20 20 1 1 के लिए और 2 के लिए 5, टोटल कितना हुआ 25। तो 25 बार मुझे क्या करना पड़ेगा प्लस, और है ना, तो सबको आइदर और में क्या आता है, हम लोग प्लस आता है। तो हम एक का पहले करते और फिर बाकी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 25 बार उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग कोई भी एक का देखते हैं, इसमें आंसर क्या होगा एक का डिस्ट्रीब्यूशन में कि कितना नंबर ऑफ बार में तुम्हें 8 में से कितना बार में तुम्हें 4 आएगा, कितना बार 6 बार। तो कितना तरीके से हो सकता है, बोलो। 8 बार टॉस कर रहे हो, उसमें से 6 बार ही तुम्हारा 4 आएगा। क्या आएगा इसमें, पिछला प्रॉब्लम की जैसे सोचो, जैसे 4th बॉक्स में 6 बॉल को तुम्हें नंबर ऑफ टॉस को एक बॉल की तरह सोचो और जो नंबर है उसको बॉक्स की तरह सोचो। तो तुमने टॉस कर रहे हो तो 4 नंबर वाला जो 4th बॉक्स है ना, उसमें कितना बॉल आके गिरेगा, कितना बॉल 6 बॉल। तो 6 बॉल तुम कैसे सिलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम 8, ना ठीक से सोचो, 6 बॉल को तुम्हें सिलेक्ट करना है फ्रॉम 8, C8,6 C8,6 ठीक है। जो नीचे वाला नंबर है ना, इसको बॉक्स की तरह सोचो और जो ऊपर वाला नंबर है ना, इसमें बॉल्स की तरह सोचो। जो पिछले लेट्स कंपेयर, इसलिए मैंने इसके बाद ये वाला एग्जांपल किया। जो 1 2 3 4 5 6 जो नंबर है ना डाई के ऊपर, इसको मान लो एक एक बॉक्स है, जैसे 4th बॉक्स, और जो नंबर ऑफ टॉस है ना उसको एक एक बॉल की तरह सोचो। तो 4 के ऊपर 6 रखने का मतलब क्या होता है कि 6 बॉल जो है ना वो कौन सा बॉक्स में है, 4th बॉक्स में। तो 6 बॉल को तुमने सिलेक्ट कर रहे हो फ्रॉम 8 बॉल्स, क्योंकि 8 बार तुमने टॉस किया, उसको थ्रो किया। तो कितना तरीके से मैं 6 बॉल को सिलेक्ट कर सकता हूँ फ्रॉम 8 बॉल्स, कितना तरीके से, C8, अच्छा उसके बाद क्या, तुमने 2 बॉल को सिलेक्ट कर रहे हो फ्रॉम 7 क्यों, 2 बॉल्स, 2 से कितना बार कर सकते हैं, क्या है वो 1, तो यही हुआ। अब इसके साथ मुझे प्लस करना पड़ेगा। क्यों प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पढ़े थे थ्योरम में, प्रोबेबिलिटी थ्योरम में, अगर आइदर और सिचुएशन है तो मुझे हर प्रोबेबिलिटी को क्या करना पड़ता है ना, तो मुझे प्लस करना पड़ेगा। अच्छा ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये पर्टिकुलर वेज है। अब प्रोबेबिलिटी के लिए इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ 6⁸। क्यों, अगेन सेम लॉजिक, मैंने जो 8 पहला, इसको कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ, मैंने एक टॉस किया, उसको कोई भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तरीका है ना। ऐसे 8 बार टॉस करूंगा तो 6 × 6, तो ये हो गया पहला डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी।
अब मैं इसके साथ प्लस करूंगा और दूसरा क्या आएगा? अच्छा, दूसरे में देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे, तो दूसरा भी क्या होगा? सेम ही होगा। ऐसा कितना आएगा मेरे पास? 2 2 वाला 6 नहीं, 5। तो इसके साथ मैं तो 2 2 वाला हो गया। अब 1 1 वाला 1 1 वाला कितना आएगा? एक तो अच्छा, पहले बताओ कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का सेम ही होगा, C8,6 इंटू क्या होगा? C2,1 C2, और बाकी C1,1 जो 1 है, डिवाइडेड बाई 6 raised to the power 8. तीन 4 5 6 7 अब इसमें कितना ये आएगा, पॉसिबिलिटी आएगा? टेन आएगा ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर एक के लिए क्या होगा आंसर? सेम होगा। तो इंटू 10. बट ये 1 और ये 1 और फिर 1 और 1 यह भी सेम होगा, है ना? मतलब एक्चुअली 10 नहीं होगा, यहाँ पे 20 होगा। क्यों 20 होगा? क्योंकि मैंने 1 के ऊपर 1 लिखा, 2 के ऊपर 1 लिखा, और इन दोनों में मैं ये बॉल जो है ना, इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ। वो भी एक আরেকটা নতুন আরেকটা কম্বিনেশন হবে। তো এই জন্য টোটাল এক একটার জন্য 2, 10টার জন্য 20 হবে। ठीक है, समझ में आया कि नहीं ये बात? हाँ, तो फिर एक मिनट, नहीं एक मिनट खाना 2, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? बट वो दोनों तो सेम होगा ना, वो कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा ना, दोनों कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाला। हाँ, वो तो सेम होगा, सॉरी यहाँ पर 10 होगा, क्योंकि ये 1 और ये 1 इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो ये बेसिकली हो गया मेरा 5 इंटू C8,6 by 6 to the power 8 प्लस C8,6 by 6 to the power 8 इंटू 20, तो ये हो गया C8,6 by 6 to the power 8 इंटू अगर इन दोनों में से मैं इंटरचेंज करूंगा, वो कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली सेम कॉन्फ़िगरेशन है, उसको काउंट नहीं करना है। तो ये होगा
हम लोग का आंसर। ठीक है, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं यूजिंग प्रोबेबिलिटी थ्योरम। यहाँ पे भी हम लोग यूज़ किया प्रोबेबिलिटी थ्योरम को। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं ना, वो क्या होगा, ये क्लियर है? इसमें अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो बताओ। कन्फ्यूजन है कुछ? ठीक है, अच्छा इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मान लो 6 बार 4 आएगा ना, तो अगर तुम एक बार थ्रो कर रहे हो, 4 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6 है ना, 1/6। तो अगर मान लो तुमने फर्स्ट टॉस किया, थ्रो किया, तो जो जैसे कि मैंने बताया एक्चुअली सेम ही है, ऐसे भी सोच सकते हो। पहले ऐसे डिस्ट्रीब्यूट, तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि जो 8 बार टॉस किया ना, उनमें से मान लो पहला जो 6 बार है ना उसमें 4 आया, और जो लास्ट 2 है ना उसमें कुछ और आया। 4 नहीं, 4 छोड़ के कुछ और आया। तो पहला 6 का जो 4 आया उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? पहला में एक बार थ्रो करने में 4 आने का प्रोबेबिलिटी, ऐसे सोचो, पहला थ्रो में 4 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। एंड दूसरा में भी 4 आया, तो एंड 1/6, तो 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, ऐसे ऐसे करके 6, तो ये हो गया पहला 6। जो लास्ट 2 है ना उसमें क्या आ सकता है? अरेंजमेंट। लास्ट में क्या हो सकता है? 1 2 3 5 6, ठीक है ना, हर एक के लिए लास्ट 2 वाला में। तो लेकिन वो सब ना और में आएगा, 5/6 क्योंकि और में आएगा 5/6 2 एग्जैक्टली। तो 1 क्योंकि तो 7th टाइम में 5/6 क्यों हुआ? क्योंकि 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, और 2 और 3 और 5 और 6, टोटल मेरे पास कितना आ सकता है? 5। वो और में है, और में क्या होगा फिर? एडिशन होता है। तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि 1/6 टू द पावर 6 तो हो गया मेरा। उसके बाद 1/6 1 आ सकता है, तो 1 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने का प्रोबेबिलिटी 4 का 5 का, और फिर तो ये 5 टाइम्स होगा। और ये कौन सा थ्रो है? 7th थ्रो। इसमें मैंने 6th थ्रो को इंक्लूड कर लिया। ये कौन सा नंबर थ्रो है मेरा? 7th। 8th में भी सेम ही होगा, है ना, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ये मेरा 8th थ्रो है। तो टोटल मेरा कितना हुआ? 1/6 टू द पावर 6 इंटू 5/6। लेकिन 25/6 to the power 8, लेकिन मैं 25/6 टू द पावर 8 एग्जैक्टली 25 लेकिन देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला? पहला 6 क्या बोला? 4 आएगा। लेकिन ये तो पहला 6 नहीं भी हो सकता है, अरेंजमेंट। तो 6 को 8 में से 6 को कितना तरीके से तुम सिलेक्ट कर सकते हो? तुम्हें अब सिलेक्ट करना है कि तुम पहला C86, तुम्हें अब सिलेक्ट करना है कि तुम पहला 6 को लोगे कि दूसरे से लेके 7 वाला में लोगे कि कैसे लोगे ना। तो इसमें से मल्टीप्लाई होगा C। देखो दोनों में सेम आया, ये दोनों डिफरेंट वे में हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ओके, आज थोड़ा टाइम ख़त्म हो गया क्लास का, तो आज इतना ही रहने देते।
नेक्स्ट डे हम लोग रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करेंगे। रैंडम अभी तक जितना करा है ना उसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, बट जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ना वो फ्रॉम रैंडम वेरिएबल टू डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। वो हम लोग 2 से 3 उससे ज़्यादा नहीं है हम लोग के पास। शायद मंडे को लंबा लेक्चर करेंगे, मंडे